Hello students, how are you? I hope you all are good. So welcome back in our social study classes. So today we are going to discuss chapter number 4 from the geography and the name of the chapter is air, right? आइए देखते हैं what we are going to discuss in this chapter. So first है importance of atmosphere. हम पहले देखेंगे कि क्या importance होता है किसकी, atmosphere की. Then composition of atmosphere, किस चीज़ों से क्या बनता है, atmosphere बनता है. Layers of the atmosphere, कितनी layers होती हैं atmosphere की. Weather and climate, क्या रोल प्ले करते हैं weather climate in atmosphere. And last is the element of the weather. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के हम इस क्लास में. सो क्लास चलिए देखते हैं फर्स्ट अपना सबसे पहला टॉपिक. द नेम ऑफ द टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. Atmosphere, it acts as a protective layer against intense heat and cold and thereby moderating temperature on the earth. तो क्या है ये एटमॉस्फेयर? ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टेड लेयर है जिससे क्या करती है, जो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड से हमें बचाती है. और ये क्या करती है, ये मॉडरेट रखती है टेम्परेचर को, ताकि हमारा जो जीवन है वो सही से चल सके. इट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड. क्या है इसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड होती है which is used for the process of photosynthesis. आपने सुना होगा photosynthesis मतलब the process of making the food. किसका प्रोसेस होता है? जो प्लांट्स बनाते हैं, तो उसके लिए CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बाय द प्लांट्स टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड. जब वो खुद का खाना बनाते हैं तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस. द एटमॉस्फेयर कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में 2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 2 गैसें भी पाई जाती हैं जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हमारी अर्थ के लिए और हमारे लिए भी. इट कंटेन वाटर वेपर्स विच कॉजेज प्रेसिपिटेशन. एनवायरमेंट के अंदर क्या है और एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? वाटर वेपर्स होते हैं, जिससे क्या होते हैं, हम प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश हो गई, स्नोफॉल हो गई, उसमें हमें हेल्प करता है. एंड इन्फ्लुएंस वेरियस वेदर एक्टिविटीज ऑन द अर्थ. और इससे जो अलग अलग गतिविधियां होती है हमारे अर्थ पे, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एटमॉस्फेयर. द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. तो जो ओजोन लेयर है, जो कि एटमॉस्फेयर का ही एक पार्ट है, वो क्या करती है? सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. एंड प्रोटेक्ट द बायोस्फीयर फ्रॉम द हार्मफुल इन्फ्लुएंस. और जो हमारा बायोस्फीयर है, जहाँ पे जितने भी लिविंग थिंग्स रहते हैं, उनको जो नुकसान हो सकता था किससे? सनरेज से, वो उससे प्रोटेक्ट करता है. क्या? ओजोन लेयर. नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. कैसे कैसे हमारा एटमॉस्फेयर बनता है? एटमॉस्फेयर कंटेन अ नंबर ऑफ गैसेस. कौन कौन से गैसेस? नाइट्रोजन. ठीक है, कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन 78%. ऑक्सीजन कितना है? 21%. एंड अदर गैसेस इन अ स्मॉलर प्रोपोर्शन. बाकी और से भी गैसेस हैं जो छोटे छोटे हैं. कौन से? आर्गन. कौन से? 0.93% है. कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 कितना है? 0.03%. नियॉन कितना है? नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, एक्सॉन, हाइड्रोजन एंड ओजोन कितना है? 0.04%. तो ये सब क्या है? परसेंटेज है कि ये इतनी सारी गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में मिलती है, हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है, और उनका इतना परसेंटेज है. अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज ऑल्सो फाउंड इन एटमॉस्फेयर थ्रू इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द ओशन, लेक एंड द रिवर्स. कहाँ पर होता है? अब हमारे एटमॉस्फेयर को जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ओशन से मिलता है, लेक से मिलता है और रिवर से मिलता है. और वो इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट होकर क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होता है. इट्स क्वांटिटी वेरीज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. तो फिर क्या होता है? इवेपोरेट होता है, और कंडेंसेशन मतलब वही जो बारिश होती है उसको बोलते हैं. एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ ऑल्सो कंटेन पार्टिकल ऑफ डस्ट. तो एटमॉस्फेयर के अंदर में, यानी जो हमारी अर्थ है उसके अंदर में क्या क्या है? डस्ट भी है, डर्ट भी है, सॉल्ट भी है, प्लांट पोलन है, बैक्टीरिया है, एनिमल शॉर्ट जो शूट ऑफ द फूड. तो ये सब हमारे किसके हैं? ये सब एलिमेंट किसके हैं? सब किसके पार्ट है? सब पार्ट है किसके? अर्थ के. अप टू अबाउट 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. हमारी अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर ऊपर द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर रिमेन सेम. यानी कि हम बात करें अपने अर्थ से, और अर्थ से 80 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो जो हमारे यहाँ मिलता है, हमारे जो लैंड पे मिल रहा है, वही 80 किलोमीटर ऊपर तक भी सेम कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है. कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में. बट अबव दिस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डिक्रीज. बट उसके ऊपर जैसे ही जाते हैं तो जो ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन है उसमें गिरावट आती है. एंड अबव 80 किलोमीटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली कंप्राइजेस लाइट गैसेज. और उसके बाद क्या है? उसके पास ज़्यादातर लाइट गैसेज हैं. कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम. ये देखिए हमारा पूरा का एयर कॉम्पोजिशन है, राइट? तो 98% क्या है हमारा? नाइट्रोजन. कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% एंड ऑल अदर बाकी सब गैसेस को मिला दे तो 0.04% मिला के सारी हमारे यहाँ पे एयर का कॉम्पोजिशन है हमारे एटमॉस्फेयर में.
अब यहाँ पे है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कितनी लेयर्स होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, आइए देखते हैं। लेयर्स मतलब जिसके बाद तो थोड़ा चेंज होता है किसके अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, तभी हमें पता चलता है कि कितनी कितनी लेयर्स हैं। तो पहली है ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहली लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। दिस इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो सबसे जो पहली लेयर मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर को, कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। इट एक्सटेंड टू हाइट ऑफ द अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल। अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ में हम बात करें ये सेंटर हो गया ऊपर पोल, तो पोल से कितना 8 किलोमीटर ऊपर, वो ज्यादा पास हो गया। और हम बात करें सेंटर से, तो कितना, इक्वेटर से, सेंटर मतलब इक्वेटर कितना है 18 किलोमीटर तक क्या देखने को मिलता है हमें, ट्रोपोस्फेयर लेयर। इट इज डेंसियस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। डेंसियस्ट तो हो गई जब इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, लैंड जमीन पे भी देख लो कितनी सारी चीजें हैं। ड्यू टू पार्टिकल्स जैसे वाटर वेपर्स हो गया एंड अदर इंप्योरिटीज आर फाउंड ओनली दिस लेयर। जितनी इंप्योरिटीज है डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर से, वो कहाँ पे मिलती है, ट्रोपोस्फेयर में, क्योंकि सबसे पहले ये है वो। ऑल वेदर फिनोमिना सच एज क्लाउड, फॉग, रेनफॉल, स्नोफॉल, स्टॉर्म, लाइटनिंग अकर्स हियर। तो जितनी भी हमारे वेदर फिनोमिना, जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं वो सब के सब किस में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, in this layer the temperature of the air decrease with the increased height at the 1 degree Celsius for 160 मीटर। यानी कि जब आप ग्राउंड लेवल से और 8 से 18 किलोमीटर के बीच में जाओगे तो हर 1 डिग्री कम होता है, कितने मीटर पे, 165 यानी 165 मीटर पे जब आप चलोगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, क्या होगा टेम्परेचर, राइट, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ द टेम्परेचर। जिसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ द टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है, एज द ट्रोपोस्फेयर इज द ओल्डेस्ट एंड डेंसियस्ट लेयर। क्या है ट्रोपोस्फेयर, हमारी सबसे लोएस्ट है और डेंसी है, मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर चीजें मिलती हैं। इट एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट रेडिएशन। तो जितनी भी हीट का रेडिएशन होता है सबके सब क्या एब्जॉर्ब कर लेती है बाय द अर्थ सरफेस एंड दस कीप द अर्थ वार्म। इसी की वजह से क्या होती है, अर्थ थोड़ी सी गर्म होती है। अगर वो एब्जॉर्ब ना करे तो यहाँ पे भी क्या होगी, बर्फ पड़ जाएगी। नेक्स्ट कौन सी है, स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि सेकंड लेयर हमारी। तो दिस लेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फीयर एंड एक्सटेंड अप बिटवीन द अबाउट 18 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो 18 से यानी 18 तक वो थी कौन सी, ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद 18 से 50 किलोमीटर कौन सी है, स्ट्रेटोस्फीयर। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर द टेम्परेचर रिमेन द कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, बराबर रहता है। द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज एन ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर। और जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ट्रोपोस्फीयर में क्या था, कम हो रहा था और इसमें बढ़ रहा है, राइट। ये देखिए, ये हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक डायग्राम है। तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रोपोस्फीयर, जितना भी इन्वायरमेंट चेंज होता है सब कुछ कहाँ है, ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद कौन से स्टार्ट होगी, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं, राइट। ये क्या है, ओजोन लेयर है यहाँ पे। उसके बाद कौन सी होगी, एक दूसरा लेयर कौन सा है, अब है आपका मेसोस्फीयर। देखो बीच में ना इसका नाम क्या है, मेसोस्फीयर। फिर ऊपर गए फिर एक्सोस्फीयर। तो ये टेम्परेचर है 10, हाइट हो गई, राइट। ये 10 किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर, ये ऐसे करके क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा एक बार के बाद यहाँ पे क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, ऐसे करके क्या देखेंगे टेम्परेचर में हर स्टेज पे, हर लेयर पे क्या होता है, वेरिएशन होता है। देयर आर वर्चुअली नो क्लाउड एंड वेरी लिटिल डस्ट एंड वेपर इन दिस वैली, इन दिस लेयर। सिंपल सी बात है, जब वहां पे जब कोई क्लाउडी नहीं है तो टेम्परेचर कैसे वेरिएशन होगा, कन्वेक्शन करंट ऑफ द एयर आर ऑल्सो एब्सेंट, सो ऑल सॉर्ट ऑफ वेदर फिनोमिना। और यहाँ पे जो वेदर फिनोमिना है वो भी उतना नहीं होता क्योंकि वहां पे कुछ चीज अवेलेबल ही नहीं है। द स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन ओजोन विच एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है ये लेयर, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है जिससे हमारी जो अर्थ वो बची हुई है, किससे, हार्मफुल गैसेस से, कौन सी, ओजोन लेयर। तो वो वहां पर है और वो जितनी भी हार्मफुल गैस होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किससे मिलती है, वो सन से मिलती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मेसोस्फीयर। दिस लेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर एंड बिटवीन द 50 to 80 किलोमीटर अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर बात करें तो उसके ऊपर जब हम ऊपर जाते हैं तो कौन सी, मेसोस्फीयर मिलती है। द स्ट्रेटोस्फीयर फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर एंड सेपरेटिंग द दीज टू एटमॉस्फेयर लेके। तो जो स्ट्रेटोपॉज है वो क्या करता है, मेसोस्फीयर को और स्ट्रेटोस्फीयर को अलग करता है। द मेसोस्फीयर द टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग द हाइट। वापस इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो है एयर का वो क्या कम होने लगता है जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं, किसमें, मेसोस्फीयर में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास यही लास्ट पॉइंट इसका कि व्हेन द मीटियोर्स, देखते हो आप कुछ उड़ता हुआ आता है, जैसे उल्का पिंड हम जिसको बोलते हैं, उल्टा उड़ता हुआ आता है और एकदम से वो बर्न हो जाता है। तो कहाँ से,
तो meteors enter in the earth's surface atmosphere from the space and reach this layer and then burn due to friction। और क्या होता है, जब वो मेसोस्फीयर में आता है तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने के बाद उसमें क्या आग लग जाती है, जिसके बाद वो जलकर खत्म हो जाता है। अदरवाइज जो अगर मेटेरियल्स इस मेसोस्फीयर में ना जले तो अर्थ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थर्मोस्फीयर, दिस लेयर लाइज अबव द मेसोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर किसके ऊपर बैठती है, वो रहती है किसके, मेसोस्फीयर के अंदर। उसका कितना रेंज है, 80 से 400 किलोमीटर, 80 से 400 किलोमीटर। Here the temperature increase rapidly with the height। यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई लेयर वेयर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। The boundary between the thermosphere and the mesosphere is called the mesopause। तो जो बाउंड्रीज है, जो थर्मोस्फेयर को और मेसोस्फेयर को जो अलग करते हैं, उसको क्या बोल दिया हमने, मेसोपॉज। This layer contain electricity charge particle called ions। और इसी के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, इसके अंदर हम देखने को आयंस, जो क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। These particles reflect radio waves back to the Earth's surface and able us to have wireless communication। जितना हम सेलफोन होते हैं, हम कैसे बात करते हैं, कहीं ना कहीं तो सिग्नल जाता होगा, तो जो सारे सिग्नल्स के काम करते हैं वो कौन सी है, थर्मोस्फीयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द आयंस हम क्या एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। द थर्मोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयनोस्फीयर। हम थर्मोस्फीयर का जो दूसरा नाम है उसको क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर। वाई, बिकॉज वहां पे आयंस हमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द आयंस। लास्ट कौन सी हमारी, एक्सोस्फीयर। अब एक्सोस्फीयर द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोस्फीयर। इट इज अराउंड 400 किलोमीटर, कितना है इसका, लगभग 400 अबव द, ठीक है। और कहां तक एक्सटेंड है ये, हम बोलेंगे उसको 10,000 किलोमीटर तक। वेयर इट ग्रेजुअली मर्ज विद द इंटर प्लानिटरी स्पेस। बाकी ये किससे, जो प्लेट्स होती है या जो ऊपर है वो लेयर उससे होते हैं। दिस लेयर इज एक्सट्रीमली रेयर फील्ड। यहाँ पे बहुत कम चीजें हम बात करते हैं, बहुत कम चीजें हमने यहाँ पे डिस्कवर की है, राइट। वेरी लाइट गैस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम वर फाउंड। तो बेसिकली यहाँ पे दो गैस देखने को मिलते हैं, कौन सी, हाइड्रोजन एंड द हीलियम। नेक्स्ट है वेदर एंड द क्लाइमेट, ठीक है। अब क्या होता है वेदर और क्या होता है क्लाइमेट, आइए देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं वेदर एंड द क्लाइमेट। तो वेदर क्या है, रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ द एयर अराउंड अ स्मॉल एरिया विच इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी वेदर की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक छोटे से एरिया की बात होगी उसमें, और उसकी बात में जब छोटे एरिया की बात होगी तो जो चेंज होगा वो बहुत शॉर्ट है। जैसे दिन था, रात हो गई, अभी ठंड थी, अभी गर्मी हो गई, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम, वेदर फिनोमेना, राइट। वाइल क्लाइमेट रेफर्स टू द वेदर कंडीशन ऑफ द प्रिवेलिंग कवर अ लॉन्गर पीरियड और टाइम, मतलब बहुत बड़ा एरिया और बहुत जो लंबे समय तक जो चेंज होता है या जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। अनलाइक वेदर, क्लाइमेट डज नॉट चेंज। तो जो वेदर है वो तो चेंज होता है बट क्लाइमेट चेंज नहीं होता, राइट। इट इन केस दीज आर सम ऑफ द चेंजेस अकर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी 20, 25, 30 साल के बाद कुछ चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इन द मॉर्निंग द वेदर कंडीशन में बी कोल्ड और कूल विद अ स्लाइट ब्रीज, बट आफ्टरनून द वेदर चेंज, इट बिकम हॉट। भाई जब सुबह थी तो सुबह ठंड होती है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है गर्मी होती है, फिर से शाम को क्या थोड़ी ठंड हो। तो ये क्या है, जो ये चेंजेस हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वेदर। इन द इवनिंग दे माइट बी अ थंडरस्टॉर्म विद द रेनफॉल, या बारिश हो गया, थंडरस्टॉर्म हो गया। द नेक्स्ट डे दे मे नॉट बी अ थंडरस्टॉर्म, और अगले दिन जरूर थोड़े, मान लो एक दिन आपके यहाँ पे आप देखते हो बवंडर आ गया, यानी पानी और तूफान सब एक साथ आ गया, जरूर थोड़े डेली डेली वो हो। Thus we see that the weather change from time to time every day and it is not fixed। तो वो फिक्स भी नहीं होता, भाई जरूर थोड़े इतनी देर तक हमें ठंड लगेगी उसके बाद गर्मी लगेगी, नहीं ना। तो ये चीज क्या है, ये सब वेदर फिनोमेना है। बट दीज चेंजेस आर कन्फाइंड नॉट ओनली टू लोकल एरिया, तो बट ये लोकल एरिया तक हम बात करते हैं, एक जगह तक ही। ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट इज द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द वेदर। हम बात करते हैं जितना वेदर कंडीशन, जितने चेंजेस हो रहे हैं उसको हम एक लाइन में कहेंगे तो क्या बोलते हैं हम, वो क्या होता है, वो क्लाइमेट होता है। द एवरेज ऑफ द विच इज टेकन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और क्या है, ये बहुत लंबे टाइम तक ऐसी चीज चलती है तो क्या बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं क्लाइमेट। इट डज नॉट चेंज फ्रॉम डे टू डे, ये हर दिन चेंज नहीं होता। एंड कवर अ लार्ज एरिया, और ये बहुत बड़ा एरिया। जैसे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है अगर पूछे तो कोई बताना, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, कैसा इंडिया का, ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिकल वाले रीजन कौन आता है, इंडिया आता है। Which mean it has a hot climate and influenced by the monsoon wind। और यहाँ पे मतलब क्या, यहाँ पे गर्म होगा बट यहाँ पे थोड़ी सी ठंडक या जो विंड्स आएंगे, कौन सी, मॉनसून विंड्स आएंगे, तब जाके थोड़ा इसमें वेदर चेंजेस होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, क्या क्या एलिमेंट्स है किसके, वेदर के, आइए देखते हैं। वी डिस्कस अबाउट द सम एलिमेंट्स। तो पहला कौन सा, एयर प्रेशर, यानी किसकी वजह से जो है वेदर में चेंजेस होते हैं और क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। एयर हैज वेट विच प्रेस डाउन ऑन द अर्थ, अर्थ के अंदर
जो हमारी एयर है उसके अंदर क्या है, वेट है, और जिसकी वजह से वो क्या नीचे की तरफ होती है। द वेट एक्सर्टेड बाय अ कॉलम ऑफ एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज एयर प्रेशर। जो वेट है किसकी तरफ, अर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एयर प्रेशर। क्यों? क्योंकि एयर का ही वो क्या है, प्रेशर है, जो कि किधर उसको मूव कर रहा है, अर्थ की तरफ। एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। तो जो एयर को जो नापते हैं कि कितना तेज बढ़ रहा है, कितनी तेज हवा बह रही है, कितनी नहीं, तो उसको किससे नापते हैं हम, उसको बोलते हैं बैरोमीटर से। चेंज इन द एयर प्रेशर अफेक्ट द वेदर। तो जो चेंजेस होते हैं किसमें, एयर में, किसके वजह से होते हैं, अफेक्ट द वेदर। क्या करते हैं, वो वेदर को चेंज करते हैं। देखते होंगे आप, हवा कभी गर्म चल रही है, कभी ठंडी चल रही है, कभी तेज, कभी धीरे, तो उससे क्या वेदर भी चेंज होता है। और रैपिड ड्रॉप इन द एटमॉस्फेयर प्रेशर मार्क द अराइवल ऑफ लो प्रेशर सिस्टम। तो जो ये सिस्टम होता है ये क्या होता है, लो प्रेशर, मतलब कि जब लो प्रेशर होता है उधर की तरफ क्या होता है, विंड्स आना शुरू होते हैं। द लो प्रेशर सिस्टम आर एसोसिएटेड विद द क्लाउड। किससे बनते हैं वो, क्लाउड से बनते हैं, और रेन से बनते हैं, और विंडी वेदर से। तो इससे इस सारी चीजें बनते क्या फॉर्म होता है, ये फॉर्म करता है क्या, लो प्रेशर एरियाज। अ रैपिड इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर प्रेशर पुश दैट क्लाउड एंड रेनी वेदर आउट, क्लीनिंग द स्काई एंड ब्रिंगिंग इन कूल एंड ड्राई। अब जहां पे लो वेदर होता है, हाई प्रेशर कहाँ जा, हाई प्रेशर से हवा कहाँ जाती है, लो प्रेशर की तरफ, और जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे यहाँ बारिश होती है, राइट। सिंपल मर्करी बैरोमीटर क्या है ये, इट कंप्राइज अ ट्यूब विद वन एंड ओपन, एक तरफ से क्या ओपन है, एंड प्लेस्ड इन अ मर्करी, अंडरस्टूड। एज एयर हैज वेट, एयर के अंदर क्या वेट होता है, इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मर्करी मेकिंग इट राइज इन द ट्यूब। तो वो कहाँ पे घुस जाएगा, वो ट्यूब के अंदर, और क्या राइज कर देगा, मर्करी को। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल कितना है, नॉर्मल प्रेशर 760 mm और 60 इंचेस तक ऑफ मर्करी। अगर यहाँ तक जाएगा तो क्या है, एकदम नॉर्मल प्रेशर, कहाँ पे, हमारे सी लेवल पे। व्हेन एक्सप्रेस इन मिलीबार्स इट इज 1013 मिलीबार। कितना है मिलीबार में, 1013 मिलीबार। इफ मर्करी राइजेस अब दिस पॉइंट, अगर मर्करी से ऊपर बढ़ता है, यानी कि आपने थर्मामीटर देखा होगा, जब डॉक्टर हम जाते हैं तो डॉक्टर हमारे माउथ में लगा देते हैं छोटे बच्चों के, तो उससे पता चलता है कि कितना है हमारे बॉडी में टेम्परेचर। तो कैसे, जो मर्करी ऊपर नीचे होता है कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द हीट। तो दिस वी से दैट द एयर प्रेशर इज हाई। अब एयर का प्रेशर क्या हाई है, बट वेन इट्स फॉल बिलो दिस पॉइंट द प्रेशर सेड टू बी लो। और जब उससे नीचे होती है तो बोलते हैं अभी क्या है, एयर प्रेशर लो है। उसके ऊपर होती है तो एयर प्रेशर हाई है, उतना है तो मतलब एयर प्रेशर बैलेंस है। कितना, 1113 मिलीबार। एनीरॉइड बैरोमीटर क्या करेंगे हम इससे मेजर करेंगे प्रेशर। इट इज मेड अ थिन मेटल ड्रम फ्रॉम विच एयर हैज बीन रिमूव्ड। इसमें से क्या करते हैं हम, एयर को रिमूव कर देते हैं। द प्रेशर ऑफ द आउटसाइड एयर पुश द लिड ऑफ द ड्रम इनवर्ड। और उसकी वजह से क्या होगा, जो बाहर से प्रेशर होगा इसके अंदर जो हवा जाएगी फॉर्म करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, ड्रम्स इन्वर्स होगा। द हायर द एयर प्रेशर द मोर द लिड इज प्रेस्ड इन। तो यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा इसकी लिड पे क्या होगा, इफेक्ट होगा। इन एन एनीरॉइड बैरोमीटर द प्रेशर ऑन द लिड इज शोन बाय अ निडल और अ डायल। यानी जितनी जितनी वो हवा वो हिलेगी, ये जो निडल होते हैं सुई, उतना ज़्यादा प्रेशर होता है, जितनी धीरे होगी उतनी धीरे प्रेशर होता है। यानी प्रेशर को मापने के लिए क्या है, इस निडल को लगाया गया है। जितना ज़्यादा हवा होगा उतना तेज वो हिलेगी, जितना कम होगी उतना धीरे वो प्रेशर जो वो डायल हिलेगा। विंड्स, तो विंड्स आर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर। आपसे क्या विंड क्या है, विंड हमें अब देखी तो है नहीं किसे, बट हम ये मानते हैं कि इसका कैसा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, कॉज बाय टेम्परेचर चेंजेस। और जब जब टेम्परेचर में चेंज होता है तो विंड की स्पीड भी उसी की वजह से कम और ज़्यादा होती है। विच टर्न कॉज चेंज इन द एयर प्रेशर। उसकी वजह से क्या होता है, एयर का प्रेशर भी हाई और लो में कन्वर्ट होता है। एयर प्रेशर इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर आर लो। जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, एयर की जो प्रेशर होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। एंड डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर आर हाई। और जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो क्या, प्रेशर की, वो कम हो जाएगी जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। विंड ब्लो फ्रॉम रीजन ऑफ लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर टुवर्ड द रीजन। यानी लो से किधर की तरफ मूव होता है, वो हाई की तरफ, हाई टेम्परेचर की तरफ। कोस्टल रीजन enjoy cool sea breeze in a air bloom toward the hot land during the day। दिन के टाइम क्या होता है, जो कोल्ड वेव्स होते हैं वो किधर की तरफ, यानी हाई प्रेशर हो गया। क्यों, क्योंकि उधर टेम्परेचर कम है। और जो लैंड है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जब वो धूप पड़ती है तो वहाँ पे जो एयर का प्रेशर वो कम हो गया। तो इसीलिए आप देखते हो कि सी ब्रीज किधर आती हैं, किधर आती हैं, लैंड की तरफ। कब, दिन में। एट नाइट द कूलर लैंड ब्रीज ब्लो आउटसाइड द वर्ल्ड इन द सी। और जो रात हो जाती है तो इसका ऑपोजिट हो जाता है। क्यों, क्योंकि लैंड कैसा होता है, फिर गर्म होता है, और जो वो है वो ठंडी हो जाती है, तो उसका रिवर्स होने लगता है फिर।
There are similar airflow pattern along the lake side. While studying the weather, it is necessary to learn about the direction and speed of the wind. तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, विंड की, तो उसमें डायरेक्शन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. A wind is described or named after the direction which is come. तो विंड का जो नाम होता है उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो विंड कहाँ से आ रही है. A south wind blow from the southward. जब साउथ से आते हैं तो सीधा क्या बोलते हैं, साउथवर्ड, राइट. एंड ईस्टवर्ड ब्लो फ्रॉम द ईस्ट टुवर्ड द वेस्ट. तो किधर मूव हो रही है, वेस्ट की तरफ. विंड डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड विंड वेन. जो ये लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, एनोमीटर. ये क्या है, विंड वेन. मतलब हमें बताता है कि हवा किधर किधर चल रही है. विंड स्पीड इज मेजर बाय द एनीमोमीटर. तो जो ये इसको मेजर देखा आपने, इसको मेजर करेगा कि कितनी तेज विंड है, तो एनीमोमीटर. और ये क्या जो डायरेक्शन बताएगा वो क्या बोलेंगे उसको, विंड वेन. ठीक है. स्ट्रॉन्ग विंड डू नॉट ब्लो कंटिन्यूसली विद द सेम डिग्री इंटेंसिटी. सिंपल सी बात है, हमें भी पता है कि जो हवा है वो हमेशा एक जैसी तो नहीं बहती, कभी धीरे होती है, कभी तेज होती है, कभी बहुत धीरे, कभी बहुत तेज हो जाती है. एंड आफ्टर अ व्हाइल दे बिकम द जेंटल बिफोर दे रीचिंग टू द फोर्सेस अलोंग. तो क्या वो धीरे धीरे क्या होती है, वो धीरे आती है. सम टाइम व्हेन द विंड ब्लो, कभी कभी जो विंड ब्लो होती है, इट फॉर्म्स वेल्स ऑफ डस्ट एडी. इट स्पेशली टेक प्लेस इन एरियाज वेयर देयर आर टॉल बिल्डिंग्स. हम देखते हैं कि बहुत सारी कभी कभी डस्ट होती है, विंड ब्लो होती है, पर कई जगह वो क्या आगे फॉर्म नहीं होती. क्यों, क्योंकि कभी बहुत सारी बिल्डिंग्स आ जाती हैं जो चीज़ को स्टॉप कर देती है, राइट. व्हेन द एडीज लाई इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड बिकम स्ट्रॉन्ग. अगर हम बात करें जब एडीज आती हैं वहाँ पे, तो जो अगर वो विंड की डायरेक्शन में आ गई तो विंड भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा तेज हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई. विंड में भी ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू द 4 कैटेगरी. हमने विंड को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया है, हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है. आइए देखते हैं. तो पहला क्या है, विंड परमानेंट विंड. तो हमने क्या बोला उसमें, पहला क्या है, परमानेंट, जो हमेशा ही चलती रहती है. दीज विंड ब्लो द ऑल ईयर अराउंड द फिक्स डायरेक्शन. मतलब हमें पता है कि जो विंड है वो एक ही डायरेक्शन में हमेशा वो मूव होते हैं. व्हाट वी कॉल इट, परमानेंट विंड. ट्रेड विंड्स दैट कम फ्रॉम द ईस्ट. कहाँ से आते हैं, ईस्ट से. एंड ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हायर प्रेशर जोन टू इक्वेटोरियल लो. क्या बोलते हैं हम उसको, हम बोलते हैं उसको ईस्ट विंड, राइट. अभी देख रहे हो आप साउथवर्ड, इधर देखो, एक विंड है ये इधर जा रही है, एक विंड इधर आ रही है, ठीक. ये नॉर्थ ईस्ट विंड हो गई, ये वेस्टर्लीज, यानी वेस्ट से जो आती है ऊपर जा रही है वो वेस्टर्लीज हो गई, जो ऊपर से नीचे आ रही है नॉर्थ ईस्ट वो नॉर्थ ईस्ट हो गई. वेस्टर्ली विंड्स दैट कम्स फ्रॉम वेस्ट. किधर से आ रही है, वेस्ट से, तो क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज. और जो ईस्ट आएंगे वो ईस्टर्लीज. फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन टू सब पोलर लो प्रेशर. यानी हाई प्रेशर कहाँ पर है, इधर, और लो प्रेशर किधर है, ऊपर की तरफ, पोल की तरफ. पोलर विंड्स कम फ्रॉम द ईस्ट ब्लो. पोलर विंड कहाँ से है, ईस्ट से आ रही है, ईस्ट फ्रॉम पोलर हाई जोन टू सब ट्रॉपिकल हाई जोन. तो ये लो तरफ, मतलब जो मूवमेंट होता है. अब ये प्लानिटरी और परमानेंट विंड्स है, जिसे हम वेस्टर्लीज बोलते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड. नॉर्थ ईस्टर्ली बोलते हैं. तो ये सब क्या है, ये मूवमेंट, जिधर से आई उधर क्या वेस्टर्लीज, जिधर गई उधर फॉर्म है. यानी कि वेस्ट ब्लोइंग को रिवर्स को क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज. नॉर्थ ब्लोइंग रिवर को क्या बोला हमने, नॉर्थ, राइट. सीजनल विंड, जो सीजन के टाइम में फ्लो होती है, ब्लो होती है या चलती है. अनलाइक परमानेंट विंड दे ब्लो ड्यूरिंग द ओनली अ पर्टिकुलर सीजन. यानी कि सीजन होते हैं जो कि पर्टिकुलर होते हैं, कभी, राइट. हर सीजन डिवाइडेड होता है अलग अलग फॉर्म में, तो वैसी है. तो दिस आर कॉल्ड द पीरियोडिक विंड्स. द मॉनसून विंड्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ सच विंड. तो मॉनसून विंड क्या है, इसका गुड एग्जाम्पल है. लोकल विंड्स, यानी किसी किसी जगह पे देखने को मिलेंगे. दीज विंड्स आर कन्फाइंड टू अ स्मॉल एरिया हैविंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर देयर ओन. यानी कुछ लिमिटेड एरिया पर होंगे और उनके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ लोकल विंड्स लाइक लू. अब जैसे हम बात करते हैं हम इंडिया में, तो इंडिया में क्या बेसिकली हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थन प्लेन में क्या एक हवा बहती है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होती है, गर्मी में, उसको क्या बोलते हैं हम, लू. विच इज अ हॉट, ड्राई एंड डस्टी. हॉट होती है, ड्राई और डस्टी होती है. दैट ब्लूम ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई सीजन ऑफ द नॉर्थन प्लेन. यानी कि गर्मी में होती है तो क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं. साइक्लोनिक विंड्स. दीज विंड्स अकर व्हेन कोल्ड एयर मीट्स वार्म एयर. तो कब होता है ये, जब ठंडी हवा किससे गर्म होती मिलती है, गर्म हवा से. देयर अक्रेंस वेरीज विद टाइम. जिसकी वजह से क्या होता है, टाइम एंड प्लेस में क्या होते हैं, कुछ देखने को चेंजेस मिलते हैं. साइक्लोन क्रिएट chaos एंड डिवास्टेशन मूविंग एट द रेट ऑफ 74 माइल्स पर आवर. तो उसका रेट कितना होता है, 74 माइल पर आवर. और क्या करती है, ये साइक्लोन को क्रिएट करती है. और इसका इफेक्ट होता है कि सबकी लाइफ में लाइफ प्लस डेंजर प्रॉपर्टी का भी होता है, ह्यूमन बीइंग का भी होता है. द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन डिपेंड अपॉन द रीजन विच दे अकर. तो जो नाम होता है वो नाम डिपेंड करता है कि कौन सी जगह से या कौन सी कंट्री से वो डेवलप्ड हुआ है, क्या साइक्लोन. इन द ईस्टर्न पैसिफिक दे कॉल द हरिकेन. अगर मान लो किसी पैसिफिक ओशन में वो अगर निकल रहा है क्या साइक्लोन, तो उसको क्या बोलते हैं, हरिकेन.
साउथ ईस्ट एशिया में आएगा तो उसको टाइफून, एंड दोज इन द इंडियन ओशन में आएगा तो, एंड वेस्टर्न पैसिफिक में तो साइक्लोन। तो मतलब अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। हरिकेन हो गया, टाइफून हो गया, एंड क्या हो गया, साइक्लोन। है वो एक ही चीज। हरिकेन कटरीना, अ रेयर साउथ अटलांटिक साइक्लोन व्यूड फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन मार्च 26, 2004 में। तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग ये आज तक के रिकॉर्ड में रहा है। टेम्परेचर, नेक्स्ट, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर। टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं हम? थर्मामीटर से। ये होता है थर्मोमीटर। द सिंपलेस्ट थर्मामीटर इज द मर्करी इन ग्लास और रॉड थर्मोमीटर। तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे, सिंपल है क्या हमारा टेम्परेचर। व्हेन इट हीट अप, जब ये गर्म होता है, मर्करी इन द बल्ब एट द बॉटम ऑफ द टेम्परेचर एक्सपेंड एंड राइज इन अ थिन वैक्यूम ग्लास विद द ग्लास रॉड। तो ये देखते हो ये नीचे रहता है और जैसे टेम्परेचर हो तो ये आगे की तरफ बढ़ना चालू हो जाता है। When it cool, the mercury contract and drop। और जैसे ही वो ठंडा होगा वापस से वो क्या अपनी जगह पे आ जाएगा उस ट्यूब के अंदर में। Thereby depicting both maximum and the minimum temperature of the day। उससे क्या पता चलता है हम डे और नाइट, जैसे दिन में ही सबसे ज़्यादा कितना ज़्यादा तक जाएगा तो मतलब उतना ज़्यादा गर्मी है, नीचे तक जितना आएगा उतना क्या है, ठंड है। द रिकॉर्डिंग थर्मामीटर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स ऑल टेम्परेचर चेंजेस। तो जो थर्मामीटर होता है वो क्या करते हैं, कई बार अपने ऑटोमेटिक वो रिकॉर्ड्स बना देता है किसके, कितना वेदर में चेंजेस हुए। एयर टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर प्लेस डिनोट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर। अब जो एयर टेम्परेचर है, राइट, अलग अलग जगह पे है, उससे पता चलता है कि कितनी गर्मी है कितनी ठंड है। इट मेजर इन सेल्सियस, जो हम बात करते हैं किसमें, सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में हम उसको मेजर करते हैं यानी नापते हैं। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज हीटेड बाय सन। अर्थ सरफेस पे कैसे गर्म होता है अर्थ सरफेस, सन से। एंड द अबव एयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस हीटेड बाय द हीट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वार्म सरफेस। और फिर वही क्या करता है, बाकी की जगह भी क्या करता है, जो एयर होती है वो उसको और ज़्यादा फैला देती है। इन समर द सन इज हाई इन द स्काई। समर्स में क्या होता है, सन हमारे जस्ट लाइक ऊपर होता है साइड के। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हीट दैट रीच द अर्थ सरफेस इज हायर। तो इसलिए जो जब सपोज दैट हमारे सर के ऊपर कुछ होगा तो इस डायरेक्टली हम पे असर पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, सेम सन का भी है कि उसका डायरेक्टली हमारे क्या असर पड़ता है हमारे हेड पे। इन विंटर द सन इज लो इन द स्काई। और जब सन की बात करें हम विंटर की तो क्या होता है, लो होता है। एंड द रे स्लैंट टुवर्ड द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और वो थोड़ी तिरछी पड़ती है कहाँ पे, अर्थ पे। ड्यू टू विच देयर इज अ लेस हीट। इसकी वजह से क्या होती है, हीट कम होती है। सर पे एकदम है तो तेज, साइड में गई है तो कम उसका इफेक्ट पड़ेगा। फ्रॉम दीज रीजन समर इन इज ऑलवेज वार्मर देन द विंटर। इसलिए क्या होता है, समर हमेशा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि सर हमारे सीधा सर के ऊपर होता है। सिमिलरली द सन रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट और जेनिथ इन द स्काई। तो हम बात करते हैं भाई सन जो है हाईएस्ट जब पोजीशन में होता है तब सबसे ज़्यादा क्या होता है, गर्मियाँ होती हैं। और अगर बात करें पूरे दिन में सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है तो मिड डे, यानी जो उसका मध्य होता है, किसका, उस जगह का, रीजन का। As more of the sun heat reaches the earth's surface at midday than at the other time, the hottest period of any day is right after the noon। यानी जो नून का होता है, हर जगह पे जो नून टाइम होता है, जो दोपहर का समय होता है, वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा धूप देखने को मिलती है और हीट उसी वजह से ज़्यादा होती है। द टेम्परेचर आर लोएस्ट जस्ट बिफोर डाउन। और टेम्परेचर सबसे कम होगा कब, जब वो उससे दूर होगा, किससे, उस जगह से सन जब दूर होगा। दिस इज बिकॉज द सर्फेस ऑफ द अर्थ कूल रैपिडली आफ्टर द सनसेट। तो इसलिए जो सरफेस होता है, यानी जो अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। टेम्परेचर फॉल्स स्टेडली बिटवीन द सनसेट एंड द डाउन। यानी टेम्परेचर जो है बहुत जल्दी चेंज होता है कब, सन के डूबने के बाद। सैचुरेशन पॉइंट आइए देखते हैं। एयर कैन होल्ड ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, राइट। एयर जो होती है वो कुछ ही वाटर वेपर ले चलती है एट अ गिवन टेम्परेचर, और कुछ टेम्परेचर फिक्स होगा। व्हेन एयर रीचेज इट्स फुल कैपेसिटी, जब एयर अपने की कैपेसिटी फुल हो जाती है होल्ड के, तो वो किसमें होल्डिंग ऑफ वाटर, और वहाँ इट इज सेट टू बी सैचुरेटेड, और एकदम वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो और वो एकदम लास्ट एंड तक पहुँच जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड पॉइंट। एज द टेम्परेचर ऑफ द सैचुरेटेड एट एयरफॉल द वाटर वेपर इट इज कंडेंस टू फॉर्म द ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर एंड फ्लो इन द एयर। और जब वो सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाता है और जैसे ही वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और वो किसमें, उसके बाद वो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और फिर वो बारिश का काम करते हैं। मिलियंस ऑफ सच ड्रॉपलेट्स टुगेदर फ्रॉम द क्लाउड। और वो क्या बनाते हैं, क्लाउड, बादल बनाए, विच आर केप्ट फ्रॉम फॉलिंग एयर करंट्स। और वही क्लाउड क्या बने, क्लाउड बन के फिर वो ड्रॉपलेट्स बन के क्लाउड बना और फिर वो एयर के साथ मूव होना शुरू हो जाते हैं। क्लाउड्स आर ग्रुप्ड अराउंड to their shape and heat. Some example of different type of clouds are
स्ट्रेटस, सीरस एंड क्यूमुलस। तो ये नाम है किसके? क्लाउड्स के। एल्टीट्यूड अफेक्ट द शेप ऑफ द क्लाउड, कितनी हाइट पे जाएगा उस हाइट के हिसाब से उस क्लाउड की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, और जब शेप चेंज होती है तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है। एज एयर राइजेस इट्स कूल एंड क्लाउड आर फॉर्म्ड, बट व्हेन द एयर डिसेंड फ्रॉम द ग्रेटर हाइट इट गेट वार्म एंड देन क्लाउड्स डिसअपीयर। और जब एक ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो वो क्लाउड्स क्या डिसअपीयर हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। प्रेसिपिटेशन यानी बूंदों का गिरना, वो किसी फॉर्म में हो सकता है। प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ वाटर, बारिश के फॉर्म में हो गया, सॉलिड के फॉर्म में हो गया, और लिक्विड स्टेट। इट फॉल ऑन द अर्थ सरफेस। प्रेसिपिटेशन कैन टेक सेवरल फॉर्म्स। अब इसके कई सारे, पहला देखते हैं रेनफॉल। तो रेनफॉल अकर्स व्हेन ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द क्लाउड बिकम टू हैवी टू रिमेन सस्पेंडेड द एयर एंड फॉल टू द अर्थ। जब वो बहुत भारी होता है क्या ड्रॉपलेट्स, तो किसकी फॉर्म में गिरना शुरू होता है? बारिश के फॉर्म में। When warm moist air cool, it condenses to form the thick cloud which bring the rainfall in the form of large droplets। और जब वो एयर जब ठंडी होती है उसके अंदर हल्का सा क्या होता है, अगर हल्की सी गर्मी होती है तो किस कन्वर्ट हो जाता है वो ड्रॉपलेट्स में। When the drop are small, it's called drizzle। जब पानी की बूंदें बहुत छोटी छोटी होती हैं, देखते हो जब आप बारिश शुरू होने से पहले हल्की हल्की बूंदें आती हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्रिजल। एंड द रेन इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। रेन गॉज क्या होता है? जिसके थ्रू हम ये नापते हैं कि कितनी बारिश हुई है। In the region where hot air expand to rise up high altitude, it forms a thick cloud that cause a sudden torrential rainfall called convectional rainfall। मतलब क्या, जो hot है, ठीक है, जहाँ पे गर्मी बहुत होती है वहाँ पे बहुत थिक क्लाउड बनते हैं, तो वहाँ पे जो बारिश होती है या जो रेनफॉल होता है उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल रेनफॉल। When high mountain comes in the way, अगर उसके बीच में अगर कोई हाई माउंटेन आ गया of the moist wind, the force them to rise up in the slopes and shed the rainfall, और वो उसको फोर्स करते हैं वो और ऊपर बढ़े, और जब ऊपर नहीं बढ़ पाता तो वहीं पे सबसे ज़्यादा क्या होती है? बारिश होने शुरू हो जाती है। इट इज़ नोन एज द रिलीफ और ओरोगेनिक फॉल रेनफॉल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बीच में क्या आ गए? वहाँ पे आ गए माउंटेन्स, उसकी वजह से क्या हुई? बारिश हो रही पहले। When warm and cold air meet, जब गर्म और ठंडी हवा मिलेगी, the lighter warm air ascending over the heavier, तो जो हल्की होती है वो क्या ठंडी के ऊपर आती है, कंडेंस अबव इट एंड रिजल्ट इन द साइक्लिक रेनफॉल। और किस में कन्वर्ट होती है वो? साइक्लिक रेनफॉल के अंदर में वो बदल जाती है। व्हेन द वार्म एंड कूल एयर मीट, द लाइटर वार्म असेंड ओवर द हेवियर, यानी जो हल्की वाली होती है वो किसके ऊपर आती है? हैवी के ऊपर। और क्या होता है? कंडेंस अबव इट एंड रिजल्ट इन द साइक्लोन, और वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो किसमें? साइक्लोनिक रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या? जब वो वार्म एयर कूलर के ऊपर जब असेंड होती है तो क्या वो बोलती है? उसको क्या बोलते हैं हम? साइक्लोनिक रेनफॉल। नेक्स्ट इज द स्नो। इट इज मेड अप ऑफ द फ्लेक्स ऑफ टाइनी आइस क्रिस्टल दैट फॉर्म अ स्नो क्लाउड। अब जो छोटे छोटे जो आइस के पार्टिकल्स हैं वो क्या जमा हो जाते हैं, और जमा होकर क्या बनाते हैं? स्नो क्लाउड। हेल इज मेड अप ऑफ द राउंडेड लम्प्स ऑफ आइस एंड अकर्स ओनली इन द क्यूलोनिम्बस क्लाउड्स। जब वो बहुत ऊपर जाते हैं, जो हैवी होते हैं, और जब वो उनकी जो ड्रॉपलेट्स कह सकते हो या जो ये टाइनी आइस है ये बड़े पीस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? हेल। ये देखा आपने, जिसे हम ओले बोलते हैं लैंग्वेज में, लोकल। सो स्टूडेंट, नाउ इट्स अ टाइम ऑफ एक्सरसाइज, कि हम एक्सरसाइज करके देखते हैं कितना हमने इस चैप्टर से लर्न किया, राइट। आइए सबसे पहले देखते हैं हम क्या? MCQs। चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कौन सा इसमें आंसर इसका सही है। द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे नीचे की बात करें तो सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में? मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या थर्मोस्फीयर? तो क्या है आंसर? सबसे पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे ऊंची या सबसे बाद में कौन सी हमारे जो है वहां पे, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं हम? एक्सोस्फीयर, राइट। नेक्स्ट है डैश इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो जो प्रेसिपिटेशन क्या होता है? साइक्लोन, ब्रीज, क्लाउड? नहीं, आंसर क्या है? ड्रिजल। ड्रिजल क्या होते हैं? हल्की हल्की जो बूंद की बारिश होती है उसे क्या बोलते हैं? इट्स अ पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। एट दिस स्टेज एयर गेट सैचुरेटेड, वो कौन सा हो सकता है? दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड पॉइंट। लास्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल विंड। तो इसमें मानसून विंड, साइक्लोन, लू, स्टॉर्म, कौन सी है लोकल नाम क्या है विंड का? दिस इज लू। नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। आइए देखते हैं। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द व्हाट? एटमॉस्फेयर, राइट। नाइट्रोजन इज द मेजर गैस प्रेजेंट इन द एयर कंस्टिट्यूटिंग अबाउट कितना है? 78%। नेक्स्ट, दैट्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरिंग एयर प्रेशर। तो आंसर इज बैरोमीटर। क्या हो गया आंसर? बैरोमीटर। नेक्स्ट है फोर्थ, दैट इज मेड अप फ्रॉम द राउंडेड लम्प्स ऑफ द आइस एंड, तो क्या हो गया? हेल। आंसर इज हेल।
average weather condition take over a long period of time on a large scale area is known as the climate. ठीक है. Next is the true false. तो approximate height of the atmosphere is 15 kilometer. False. Atmosphere is held around earth due to the average height. Yes, true. Gravitational pull की वजह से क्या है, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर वो बचा हुआ है, बंधा हुआ है. In a stratosphere the temperature decreases with the increasing in the height. No, false. बल्कि बढ़ता है. किसमें होता है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है वो. The recording of the thermometer automatically records all temperature changes. Yes, true. Altitude affect the shape of the cloud. Yes, true. So students, that's all for the day. Stay tuned with us for the next video. Take care. Bye bye. Thank you.